हेलो फ्रेंड्स, BS6 डीजल कार हर किसी के लिए मुसीबत बनी हुई है क्योंकि इसमें लगा हुआ DPF और इसका रीजनरेशन दोनों का कैलिब्रेशन सही से बैठ नहीं पाता। तीसरा, हमारी ड्राइविंग स्टाइल वो भी कुछ ऐसी हो जाती है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम गाड़ी कैसी चलाएं। रीजनरेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाता। क्या होता है, थोड़ा सा होता है फिर स्टॉप हो जाता है, थोड़ा सा होता है फिर स्टॉप हो जाता है। कंप्लीट रीजनरेशन एक बार में नहीं होता, जिसकी वजह से डीजल गाड़ियों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आज की वीडियो में सही रीजनरेशन का तरीका, जो कि कुछ ना करना पड़े, सिर्फ ड्राइविंग से ही हो जाए, कैसे करेंगे वो बताऊंगा। दूसरा, कुछ गलत फहमियां है आप लोगों के दिमाग में, जैसे हाई स्पीड पे गाड़ी चलाएंगे तभी रीजनरेशन होगा, उसको भी क्लियर करूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे करना पड़ेगा? आप नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलाते हो, उस कंडीशन में आप रीजनरेशन कैसे कर पाओगे? और DPF चोक हो जाने के बड़े रीजन क्या होते हैं जो हमारे ड्राइविंग पैटर्न से रिलेटेड होते हैं, सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करूंगा। बस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छी लगेगी वीडियो को तो जरूर लाइक करके जाना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। थोड़ा सा आसान शब्दों में बेसिक पहले बता दूंगा, जिससे आप समझ जाओ कि कैसे करना है। देखो, डीजल गाड़ी से जो धुआं निकलता है, उसके अंदर जो कार्बन होता है, उसको रोकने के लिए एक मोटा मोटी जाली लगा दी गई है, समझ लो आप। उस जाली ने फिल्टर करना है आपके उस कार्बन सूट को। जाली है, एक ना एक दिन चोक हो ही जाएगी, उसको साफ करना पड़ता है। अब साफ करने के लिए कार्बन को एक ही तरीका है कि उसको जला के साफ किया जाए, जिस जलाने के तरीके को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। अब यही रीजनरेशन जब पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होता, DPF चोक हो जाता है, यानी बीच में लगी हुई जाली चोक हो गई, कार्बन से इतनी भर गई कि अब वो निकलने वाले धुएं को भी बाहर नहीं निकलने दे रही, जिसकी वजह से आपके इंजन में डैमेज होता है, माइलेज कम हो जाता है, गाड़ी की पावर कम हो जाती है। लंबे समय तक ऐसा चलता रहा तो आपके इंजन में मेजर डैमेज हो सकते हैं। तो ये आसान शब्दों में ये समझ लो कि ये DPF और इसका इफेक्ट ऐसा पड़ता है। अब मैंने बताया कि DPF को साफ करने के लिए जलाने की जरूरत पड़ती है, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। अब देखो, जब ये रीजनरेशन हो रहा है, यानी ECU को बताया जा रहा है कि ऐसा हो चुका है, डिफरेंस आ चुका है दोनों सेंसर में, अब इसको जलाने की जरूरत है, तब एक कंडीशन होती है रीजनरेशन करवाने की। देखो, रीजनरेशन 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है पैसिव रीजनरेशन। ये तब होता है आपको पता ही नहीं चलता, अपने आप गाड़ी चल रही है, उसने ऑटोमेटिकली लिया और हो गया। दूसरा होता है एक्टिव रीजनरेशन, जो आपको एरर आता है कि भैया DPF का एरर आ गया, आप गाड़ी में खड़ी करके उसको ओके ओके दबा के रीजनरेशन करवाते हो। लास्ट वीडियो देखोगे तो मैंने दिखा रखा है कैसे एक्टिव रीजनरेशन होता है। और इसके बाद तीसरा वो होता है फोर्स रीजनरेशन। जब ये सारे तरीके काम नहीं आते तब फोर्स रीजनरेशन कराया जाता है। तो ये 3 रीजनरेशन के तरीके होते हैं। अब इन तीनों तरीकों में जो पैसिव रीजनरेशन है, मैं ये चाहता हूं, हर कोई कार ओनर चाहता है और कार कंपनीज भी यही चाहती हैं कि इसी से काम चल जाए, इसके अगले कदम ना लेने पड़े। इससे काम क्यों नहीं चलता? क्योंकि हमारा ड्राइविंग पैटर्न सही नहीं होता। अब ड्राइविंग पैटर्न होना कैसा चाहिए, मिथ्य कौन कौन से हैं, सारे समझाऊंगा। लेकिन पहले ये समझो, देखो, पैसिव रीजनरेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है इंजन का, कि इंजन इतने टेम्परेचर में आ गया हो, आपका जो DPF है वो ऑलरेडी इतना गर्म हो चुका हो, इतनी स्पीड में कम से कम गाड़ी चल रही हो और RPM की लिमिट कम से कम इतनी हो। ये सारी चीजें जब सिचुएशन मैच कर जाती हैं, उस कंडीशन में ECU कमांड दे देता है कि भैया अब रीजनरेशन स्टार्ट करवा दो। रीजनरेशन स्टार्ट होते ही सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। कभी ये मत समझ लेना कि एक बार रीजनरेशन स्टार्ट हो गया तो कंप्लीट हो गया। रीजनरेशन स्टार्ट होने के बाद उसको समय लगता है कंप्लीट होने में, करीब 25 से 30 मिनट लेता है पूरे DPF को गर्म करने में, जलाने में, कार्बन को ऐश तक बदलने में। और ये 25 से 30 मिनट के बीच ही कोई भी सिचुएशन अगर चेंज हो गई, RPM कम हो गए, स्पीड कम हो गई या टेम्परेचर डाउन हो गया, कुछ भी ऐसा हुआ, तो वो रीजनरेशन वहां पे स्टॉप हो जाता है। पैसिव रीजनरेशन की बात कर रहा हूं, जो अपने आप हो रहा होता है, जिसमें आपको पता नहीं चल रहा है। तो जब ये बार बार रीजनरेशन स्टॉप होता है, तो उस कंडीशन में आपकी गाड़ी आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी करती है। वो सूट मास का एक ढेर इकट्ठा हो जाता है और फिर DPF जलता भी है, DPF खराब भी हो जाता है जब आप उसको बार बार फोर्सफुली रीजनरेशन करवाते हो। यूरिया का कंजम्पशन बढ़ता है, इधर क्रिस्टलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उलझाऊंगा नहीं। मैं आज की वीडियो में सिर्फ ड्राइविंग के ऊपर बात कर रहा हूं, क्योंकि एक कॉमेंट आया था मेरे पास, सवाल पूछ रहे थे कि सर, मुझे किसी ने बताया कि ऐसे गाड़ी इतनी स्पीड में भगाओगे तब होगा रीजनरेशन, आपको 100-90 ऐसे भगाते रहना है गाड़ी और बहुत देर तक भगाना है। तो उसमें उनको ऐसा कुछ लॉजिक लगा नहीं कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं हमारे हाईवेज पे। बस उस कमेंट को देखते हुए ही मैंने आज की वीडियो प्लान की है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कंसर्न होगा, जिसने भी डीजल गाड़ी ले ली है उनका यही इशू है कि भैया रीजनरेशन आ रहा है, ऐसे करो। और सच बताऊं तो सर्विस सेंटर वालों को भी पूरी नॉलेज नहीं है कि कैसे करना है, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुई है।
वो खुद कस्टमर को कुछ और मिसगाइड कर देते हैं कि साहब तीसरा गियर डाल दो और गाड़ी फुल आरपीएम पे चलाओ। आप एक लॉजिक लगाओ, अगर गाड़ी फुल आरपीएम पे चलाओगे और तीसरा गियर डाल दोगे तो इंजन पे भी तो इफेक्ट पड़ रहा है ना। वो इफेक्ट ना पड़े उसके लिए आपका ड्राइविंग पैटर्न क्या होना चाहिए। रीजनरेशन आप एक तरह से समझ गए, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है वो भी समझ गए, अब ड्राइविंग पैटर्न समझ लो। देखो, पहला आपका ये जो पैसिव रीजनरेशन होता है ये एक स्पीड पे होता है तब जब आपकी गाड़ी एक टेम्परेचर पे पहले से ही हो। आपने गाड़ी स्टार्ट की और सोचो निकालते ही मैंने गाड़ी को रेव करना शुरू कर दिया, 1500 क्या 2000 क्या 2500 आरपीएम बढ़ाना शुरू कर दिया, मेरा रीजनरेशन स्टार्ट हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाड़ी पहले अपने ऑप्टिमल टेम्परेचर पे आ जानी चाहिए, उसके बाद भी साइलेंसर का जो टेम्परेचर है यानी डीपीएफ का जो टेम्परेचर है वो उतना अपने आप बढ़ जाना चाहिए। और ऐसा कब होगा? जब गाड़ी कम से कम 20 किलोमीटर तो चल चुकी हो, 20 से 30 किलोमीटर मिनिमम लिमिट बता रहा हूँ, इतनी चल चुकी होगी। अब इसके बाद जो बाकी पैरामीटर्स मैच करने हैं, आरपीएम, इतने आरपीएम होने चाहिए। एक कंफ्यूजन है लोगों में, एक गलत इंफॉर्मेशन है लोगों के पास, 2000 आरपीएम से ऊपर जाने के बाद रीजनरेशन स्टार्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। रीजनरेशन स्टार्ट होता है 1500 आरपीएम पे। 1500 आरपीएम से 2000 3000 जितने भी आप रखोगे स्टार्ट हो जाएगा। 1500 से 2000 के बीच में भी चलोगे तो रीजनरेशन चलता रहेगा। पहली कंडीशन मीट कर ली आपने कि कम से कम गाड़ी 20-30 किलोमीटर चल चुकी है, गर्म हो चुकी है। दूसरी कंडीशन 1500 से 2000 आरपीएम, आप 2000 से 3000 आरपीएम पे मत जाओ, 1500 से 2000 आरपीएम अगर चल रहे होंगे तब भी गाड़ी का रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन, गाड़ी की स्पीड कम से कम 30-40 से ऊपर होनी चाहिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ऊपर की रफ्तार, 1500 से 2000 आरपीएम, ऑप्टिमल टेम्परेचर। ये सारी चीजें मिलके कम से कम 25 से 30 मिनट तक लगातार चलनी चाहिए, तब कहीं जाके कंप्लीट रीजनरेशन हो पाता है, जिससे आपके डीपीएफ में जमा हुआ सूट मास पूरी तरह से जल जाता है, ऐश में बदल जाता है। अब इसमें गलती होती कहाँ है? देखो, मैंने ये पूरा समझा दिया क्या क्राइटेरिया होता है रीजनरेशन का, लेकिन लोग करते क्या हैं? लोग कहते हैं कि भैया डीजल गाड़ी है तो हाईवे पे आपको फुल स्पीड में चलानी पड़ेगी, 2000 आरपीएम से ऊपर। मैं किया कैरेंस डीजल में बैठा हूं, अगर इसकी बात करूं तो इसके 2000 आरपीएम क्रॉस करने के लिए कम से कम हमें 100 की स्पीड में जाना पड़ता है। अब आप सोचो 100 की स्पीड से ऊपर चलोगे, 100 110, ये स्पीड पे आप लगातार 30 मिनट तक चल पाने के लिए कौन से हाईवे हैं हमारे देश में? आप अगर एक्सप्रेस वेज को छोड़ दो तो भैया हर इंसान एक्सप्रेस वे पे उस कंडीशन तक तो नहीं पहुंच पाता। और मैं तो ये कहूंगा 50% एक्सप्रेस वे ऐसे हैं जहां पे 30 मिनट तक आप ये कंडीशन मैच नहीं कर सकते। अगर आप एक सेफ ड्राइव करना चाहते हो तो बीच में कोई ना कोई आ ही जाता है, कोई सडन ब्रेक ले लेता है, कहीं कोई लेन चेंज कर रहा होता है, आपका वो लिंक टूट जाता है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ कि आप बहुत हाई स्पीड में चला के रीजनरेशन कर लोगे। रीजनरेशन करने के लिए पहला वाला जो तरीका था मेरा वही काम आएगा, लेकिन करना कैसे है? अब देखो 1500 आरपीएम से 2000 आरपीएम, आप ये मान के चलो, आप 2000 से ऊपर मत मान के चलो, 1500 से 2000 आरपीएम अगर आप 5th गियर में चलते हो गाड़ी के, तो 5th गियर में 60 की स्पीड में गाड़ी करीब 1600-1700 आरपीएम ले लेती है। आप सिर्फ एक गियर नीचे आ जाओ, छठे पे चल रहे थे 5वें गियर पे आ जाओ, 60 से 70 की स्पीड में चलते रहो और इस स्पीड को आप आधा घंटा नहीं 1.5 घंटा भी मेंटेन कर सकते हो। आप करीब 30 मिनट तक मेंटेन कर लो इस स्पीड को, आपका रीजनरेशन कंप्लीट हो गया है। अब सवाल ये आता है कि यार ये कब तक होगा और मैं कब कब ऐसा करूंगा? मन में तो सवाल आ रहा होगा, यार ये रीजनरेशन तो ठीक है लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? क्योंकि गाड़ी में ऐसा कोई साइन तब तक नहीं आता जब तक कि आपका डीपीएफ में एक हैवी डिपॉजिट नहीं हो जाता, उससे पहले कोई साइन नहीं आता। पैसिव रीजनरेशन उससे पहले ही हो जाता है, वो साइन आने की कंडीशन से काफ़ी पहले आ जाता है। अब ये कब करना है आपको? देखो, आप ये अंदाज़ा लगाओ, अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो, सिटी में ड्राइव कर रहे हो, आपने एक हफ्ता पूरा सिटी में ड्राइव किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना सूट मास वो कलेक्ट होता रहेगा। एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते में मैं मोटा मोटा अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आपने 200 से 250 किलोमीटर गाड़ी चलाई होगी लोकल में। नॉर्मली जितनी लोगों की रनिंग रहती है, तो 200-250 किलोमीटर आपकी गाड़ी लोकल में चल चुकी है आपका, यानी कि रीजनरेशन एक बार भी हुआ ही नहीं है। लोकल में जब आप चल रहे हो वो क्राइटेरिया आप मीट ही नहीं कर सकते 30 मिनट वाला। अब आपको हाईवे पे चलाना है, हाईवे तक पहुंचने में आपका जितना टाइम लगेगा, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी लोगों को लगे, कम से कम गाड़ी का एक टेम्परेचर आ गया होगा। उसके बाद जब आप एक्सप्रेस वे पे जाओ, बहुत ज़्यादा भगाने की, रेव करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक गियर डाउन कर देना, और ना डाउन करने जैसा लगे तो आप 90-100 पे भी चल लेना, लेकिन इतना समझ लेना आपको चलना होगा कम से कम 30 मिनट तक।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा 30 मिनट तक चलना है तो आपको एक गियर डाउन करके चलो 60 से 70 की स्पीड में, यानी 30 किलोमीटर चलने तक आपका वो रीजनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। सूट मास कितना कलेक्ट होता है ये भी आपके ड्राइविंग पैटर्न पे डिपेंड करता है। अगर आप बहुत हार्श ड्राइविंग करते हो, बहुत भगाते हो गाड़ी को, दम पिकअप मांगते हो, अचानक से ब्रेक लगाते हो, गाड़ी से पावर डिलीवरी मांग रहे हो और आरपीएम बहुत ऊपर तक ले जा रहे हो, उस कंडीशन में कार्बन भी ज्यादा निकल रहा है। और वहीं अगर आप बहुत प्यार से गाड़ी को चला रहे हो, लाइट फुट चलाते हो, तो कार्बन ही कम निकलता है, डिपॉजिट भी कम होता है, तो ज्यादा किलोमीटर के बाद रीजनरेशन की जरूरत पड़ती है। गाड़ी में जितनी कम बार रीजनरेशन की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी की लाइफ उतनी ज्यादा होगी। यूरिया की खपत जितनी कम होगी उतने आपके डीपीएफ की लाइफ ज्यादा होगी। कम कब होगा? जब फ्रिक्वेंटली बार बार रीजनरेशन नहीं होगा, जब आधा रीजनरेशन रुक जाए, फिर आधा हो, फिर आधा रुक जाए, फिर आधा हो, इस तरह की कंडीशन पैदा नहीं होगी, तब यूरिया का कंजम्पशन भी बराबर होगा। बहुत ज्यादा हाई आरपीएम पे नहीं चलाओगे तो कार्बन ही कम निकलेगा। डिपॉजिट हुआ कार्बन डीपीएफ के अंदर जो जमा है उसको टाइम से रीजनरेशन पैसिव ही करने मिल जाए तो आपको एक्टिव और फोर्स तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी चीजें अगर नॉर्मल चलती रही तो आपकी गाड़ी में डीपीएफ की प्रॉब्लम कम से कम 1 लाख किलोमीटर तक तो नहीं आएगी। फिलहाल मैंने जो चीजें क्लियर की थी वो थी ड्राइविंग से रिलेटेड। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो वर्कशॉप्स को, मैकेनिक्स को देखनी पड़ती हैं और कार ओनर को भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं। उन चीजों को मैं फिर कभी आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। अच्छी लगी हुई वीडियो तो लाइक जरूर करना। मन में कोई सवाल या फिर कोई सुझाव भी देना चाहते हो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।